आज हम पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन पूरी तरह नहीं पढ़ेंगे हम लोग। कोनिक सेक्शन का सिर्फ एक पार्ट, जो उसके चार कोनिक जो सेक्शंस होते हैं उसमें से जो पहला सेक्शन है जिसको हम पैराबोला कहते हैं उसको हम पढ़ेंगे, पैराबोला को पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये समझेंगे कि कोनिक सेक्शन क्या है। तो अ कर्व जनरेटेड बाय इंटरसेक्टिंग अ राइट सर्कुलर कोन विद द प्लेन टर्म्ड एज कोनिक। मतलब अगर आप किसी भी, ये राइट सर्कुलर कोन है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये राइट सर्कुलर कोन है, ये देखो इस तरह से दो पार्ट है इस राइट सर्कुलर कोन के, ऊपर एक इन्वर्टेड है। अगर इसको हम किसी प्लेन से कट करेंगे, ये प्लेन है, इससे कट करेंगे तो हम इसको कहते हैं कोनिक। यहाँ पर भी देखो ये कोन है नीचे वाला, इसको हमने प्लेन से कट कर दिया तो उससे जो कट बनता है उस कट को हम लोग बोलते हैं कोनिक सेक्शन। यहाँ पर भी देखेंगे आप तो इस कोन को इस प्लेन से कट किया गया है, बट जिस एंगल से इस प्लेन से कट करते हैं उसी अलग अलग एंगल पे अलग अलग कोनिक सेक्शंस बनते हैं, जिनको हम कहते हैं पैराबोला, सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला। इसको बेटर समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ और वो वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा और बेटर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर समझते हैं थोड़ा बेटर तरीके में कोनिक सेक्शन क्या होता है। अगर आपने आइसक्रीम का कोन देखा होगा या फिर आपने जोकर की कैप देखी होगी, ये सब कोन शेप में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कोन को समझने के लिए, कोन बनता कैसे, इसको समझने के लिए इन दोनों लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बीच में जो लाइन है एल, जो परपेंडिकुलर लाइन है, उसको हम कहते हैं एक्सिस। एम जो है, जो स्लैंटली इंक्लाइंड है एल पे, उसको हम कहते हैं एम। तो एम जो होता है उसको हम कहते हैं जनरेटर, एल जो लाइन है उसको हम कहते हैं एक्सिस, और ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। जब ये जनरेटर राउंड एंड राउंड घूमेगा एल के आसपास तो वो बना देता है कोन, इस तरह का कोन बना देता है, जिसको हम कहते हैं डबल राइट सर्कुलर हॉलो कोन, ठीक है। ये फिगर बन जाता है। तो मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, एक्सिस, जनरेटर और वर्टेक्स। तो जब इस कोन को एक शेप, एक कोई प्लेन आकर इसको कट करेगा तो यहाँ पर अलग अलग कोनिक सेक्शंस बनते हैं, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, इस तरह के अलग अलग कोनिक सेक्शंस बनते हैं। इस कोन के दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाले पार्ट को अपर नापे और नीचे वाले पार्ट को लोअर नापे कहते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, जैसे ये जो प्लेन था, इसने आकर इस कोन को 90 डिग्री पे कट किया। अगर बाद में आपको पता चलेगा कि ये जो एंगल है, द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो ये जो शेप यहाँ पर बनेगा वो सर्कल बनेगा। ऐसे ही अलग अलग कट्स पे अलग अलग शेप बनाता है ये। जैसे इन तीन फिगर में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर तीन फिगर्स है। एक पर्टिकुलर एंगल जब प्लेन एक्सिस साथ बना रहा है तो पैराबोला बन रहा है पहले वाले फिगर में। सेकंड में आप देख रहे हो एक पर्टिकुलर अलग एंगल पे इंक्लाइंड है प्लेन, वहाँ पर एलिप्स बन रहा है। तीसरे वाले में हाइपरबोला बन रहा है। तो इस तरह से अलग अलग एंगल पे जब एक्सिस का प्लेन अलग अलग एंगल बनाएगा, उसके हिसाब से फिर वो वहाँ पर कट जो रहेगा दैट विल फॉर्म अ पर्टिकुलर कोनिक सेक्शन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, ये जो एंगल है बीटा एंगल किस चीज़ का है? इट इज़ एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द एक्सिस। याद रखिए, बीटा एक एंगल होगा हमेशा, हर बार जब कट करेगा प्लेन किसी भी कोन को तो एक एंगल होगा उनके बीच में, मतलब एक्सिस के बीच में और प्लेन के बीच में, उसको हम बीटा कहेंगे। यहाँ पर एक और एंगल इन्वॉल्व होता है अल्फा। अल्फा जो एंगल रहता है दैट इज एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड वन ऑफ द साइड्स ऑफ द कोन, ठीक है। तो हम जब अलग अलग यहाँ पर कोनिक सेक्शन कट करेंगे, हमें अलग अलग एंगल पे आप देखेंगे प्लेन जो है उसके एक्सिस पे इंक्लाइन कर रहा है, उसके हिसाब से शेप बनता है। चार टाइप के शेप बनेंगे, सर्कल बनेगा और उसके बाद फिर पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा और एलिप्स बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, मैंने जैसा कि आपको बताया, जब ये प्लेन का एंगल एक्सिस के साथ 90 डिग्री पे होगा तो यहाँ पर जो कोनिक सेक्शन कट होगा उसको हम कहेंगे सर्कल। ये देखिए सर्कल बन जाता है जब व्हेन बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगला वाला कट देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो रिलेशन है अल्फा और बीटा के बीच में, वो ये रिलेशन है कि इस वक्त पहले जो था बीटा वाज 90, अब बीटा का एंगल थोड़ा कम होते जाएगा। आप हर बार देखेंगे बीटा का जो इंक्लिनेशन है एक्सिस का वो कम होते जाएगा। मतलब बीटा, ये जो जनरेटर है वो एक्सिस के या जो प्लेन है वो एक्सिस के पास आता जाएगा ऐसे, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो ये अभी पहले 90 था, बीटा इक्वल टू 90, अब बीटा जो है 90 से कम होगा लेकिन अल्फा से बड़ा है, ये बात तो है। तो जब ऐसा कट देगा ये प्लेन इस कोन को, तो वो जो शेप बनेगा दैट विल बी एलिप्स। ये जो शेप बनेगा इसको हम कहेंगे एलिप्स। ये देखिए इस तरह का एलिप्स बन जाता है। तीसरा रिलेशन यहाँ पर ऐसा है, अब बीटा और छोटा हो गया, लेकिन इतना छोटा हो गया कि वो अल्फा के बराबर हो गया, ठीक है।
अब अल्फा जब बीटा को इक्वल आ जाएगा तो जो शेप बनता है उसको हम कहते हैं पैराबोला। ये देखिए इस तरह से, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा देन इट बिकम्स पैराबोला। बीटा और छोटा हो गया, बीटा अब अल्फा से भी छोटा हो गया, बीटा अब अल्फा से भी छोटा हो गया, और जब बीटा अल्फा से छोटा हो जाएगा तो जो शेप बनेगा उसको हम कहते हैं हाइपरबोला। अंडरस्टूड? तो ये 4 रिलेशंस अगर हमें मालूम रहेंगे, हमें पता होगा कि कब क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर आप जो भी फिगर देखेंगे, पहले बीटा जो था 90 डिग्री था तब उसने सर्कल बनाया, फिर बीटा जो था थोड़ा सा अल्फ़ा से बड़ा था लेकिन 90 से कम था, अल्फ़ा और 90 के बीच में था, तब उसने एलिप्स बनाया। जब बीटा अल्फ़ा के बराबर हो गया, अब इसका बीटा का साइज एंगल जो है कम होते जा रहा है, जब बराबर हो गया तो उसने क्या बनाया, उसने पैराबोला बनाया। जब वो अल्फ़ा से भी कम हो गया बीटा, देन इट फॉर्म्स एन हाइपरबोला। ऐसे 4 अलग अलग टाइप के कोनिक सेक्शंस बनते हैं, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। ठीक है, ये हाइपरबोला है। तो इस तरह से हम इस वीडियो से समझ पाते हैं कि व्हाट इज हाउ द कट्स आर मेड, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द एक्सिस जब अलग अलग कोनिक सेक्शंस बनते हैं। ठीक है, अब फिर से हम अपने पेज पर आ गए। ये 4 टाइप के फिगर हम पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है, आज हम इस लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं उसमें से सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं पैराबोला। ठीक है, अब ये पैराबोला एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोनिक सेक्शन का, मैं कह सकता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोनिक सेक्शन का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड होकर आते हैं। बहुत कॉमन कोनिक सेक्शन है पैराबोला। तो व्हाट इज़ पैराबोला? तो यहाँ पर उसका डेफिनेशन दिया गया है, ए कर्व फॉर्म्ड by the intersection of a cone with the plane parallel to the straight line in its surface। इसलिए हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा पैराबोला कैसे होते हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप के पैराबोला दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इस पैराबोला का, वो है y² इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब इसका फिगर अगर आप समझना चाहेंगे तो ये y एक्सिस है, रेड में मैं बना रहा हूँ, ये x एक्सिस है, यहाँ पर बराबर ओरिजिन पे इसका वर्टेक्स है इस पैराबोला का, और ये जो L' आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं लैटिस रेक्टम। तो लैटिस रेक्टम एक ऐसा लाइन होता है जो दोनों विंग्स को टच करता है पैराबोला के, और वो फोकस, जिसको S बोल रहे हैं हम लोग, S जो होता है वो फोकस होता है पैराबोला का, वहाँ से पास होता है, तो इसको हम कहते हैं लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम देखो यहाँ पे भी लिखा होगा, आगे जाके कहीं पे लैटिस रेक्टम लिखा होगा, यहाँ पे हाँ ये देखिए लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये जो पार्ट है L' इसको हम कहते हैं लैटिस रेक्टम। ठीक है, उसके बाद ये जो पीछे है D, ये जो D दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो एक पैराबोला के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक पैराबोला के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसका फोकस, जो कि S के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे S जो है इसका फोकस है। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दैट इज लैटिस रेक्टम, ये L', और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है डायरेक्ट्रिक्स। अब इसकी एसेंट्रिसिटी से डिसाइड होता है कि ये कौन से टाइप का फिगर है। जैसे मैंने बताया कि प्लेन किस एंगल से एक्सिस पे क्या एंगल बना रहा है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सा कोनिक सेक्शन बनेगा। वैसे यहाँ पर भी डिसाइड होता है, एक और फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा फिगर है, तो वो उसको हम कहते हैं एसेंट्रिसिटी। मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको एसेंट्रिसिटी के बारे में यहाँ पर। तो एसेंट्रिसिटी क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एसेंट्रिसिटी लिखूँ E इज एसेंट्रिसिटी। सो जब भी पैराबोला होगा तो द डिस्टेंस बिटवीन S टू एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला टू द डायरेक्ट्रिक्स, ये जो होता है हमेशा इक्वल होता है। मतलब सपोज यहाँ पर एक पॉइंट P है तो SL/LP, ये जो रेशियो होगा SL/LP, ये हमेशा क्या होगा, दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। इसका इक्वल होने का मतलब क्या है, देखिए मैं यहाँ पे एक पैराबोला बनाता हूँ, ये एक पैराबोला है, ये देखो ये एक पैराबोला है, ये एक्सिस है, y एक्सिस और x एक्सिस, ये इसका फोकस है। अब इस फोकस से मैं क्या करूँगा, कोई भी एक पॉइंट को टच करूँगा और उसी पॉइंट से मैं डायरेक्ट्रिक्स को भी टच करूँगा। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये सेंटर से लेके पैराबोला के किसी पॉइंट तक और उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स से किसी पॉइंट तक, तो ये जो डिस्टेंस होता है हमेशा इक्वल होता है। मान लीजिए ये हमारा फोकस है, ये L एक पॉइंट है उसके ऊपर, और फिर L से लेके P, यानी SL का डिस्टेंस और LP का डिस्टेंस जो ये हमेशा इक्वल होता है व्हेन इट इज़ पैराबोला। तो ये जो रेशियो है SL/LP ये सब में होता है, लाइक पैराबोला में भी होगा, हाइपरबोला में भी होगा, एलिप्स में भी होगा। तो ये जो एसेंट्रिसिटी होती है वो डिसाइड करती है कि ये कौन सा कोनिक सेक्शन है।
ये पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है। तो जब एसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 आ जाएगा, मतलब SL इक्वल टू LP रहेगा। जब भी एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 तो आप कह देना भाई ये पैराबोला है। जब भी एसेंट्रिसिटी आपको 1 आएगा तो आप आराम से कह सकते हैं कि भाई ये पैराबोला है। तो आपको एसेंट्रिसिटी समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो जस्ट पॉज द वीडियो, एक बार फिर से देख लीजिएगा उसको। तो पहला जो इक्वेशन मैंने बताया आपको, पहला जो इक्वेशन होता है वो है y² इक्वल टू 4ax। इस केस में जो अगर आपको यहाँ पर y² दिख रहा है तो आप देखेंगे जो पैराबोला है ये y के पॉजिटिव साइड को भी कवर कर रहा है और नेगेटिव साइड को कवर कर रहा है। इससे आप समझ जाएंगे कि ये y² है। y² इज इक्वल टू 4ax कब होता है? जब ये x एक्सिस के पॉजिटिव साइड, अगर ये कोई मगरमच्छ है तो इसका ये मुंह है, इसका मुंह जो रहेगा पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस की तरफ रहेगा, जब y² इज इक्वल टू 4ax होता है। अब दूसरा एक इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन है y² इज इक्वल टू -4ax। तो ये सिर्फ इस तरफ आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। ये जो मगरमच्छ का मुंह है ये दूसरी तरफ आ गया, नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, इसलिए यहाँ पर देखो नेगेटिव आ गया, y² इज इक्वल टू -4ax। समझ में आया? बाकी सारी चीज़ें सेम होती है, वही लैटिस रेक्टम रहेगा, वही डायरेक्ट्रिक्स रहेगा, वही उसी तरह से इसके जो फोकस होता है वो उसी तरह से रहेगा। चौथा जो टाइप का पैराबोला है वो कुछ इस तरह से, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन को भी अगर आप साथ साथ में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ x² कब लिखेंगे हम लोग? जब x एक्सिस के दोनों साइड लिए जाएंगे। जब वो पैराबोला जो बनेगा उसका जो वर्टेक्स रहेगा वो x एक्सिस पे आएगा और y एक्सिस उसके अंदर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इसका इक्वेशन जो है दैट इज x² इज इक्वल टू 4by, x² इक्वल टू 4by। अब ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है इसलिए प्लस 4by। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जब ये y एक्सिस के इसका मुंह जो है नेगेटिव ऑफ y एक्सिस की तरफ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x² इज इक्वल टू -4by। आप ये चारों फिगर को बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे y² इक्वल टू 4ax कब था? जब ये x एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे इसका मुंह था। y² इक्वल टू -4ax कब था? जब x एक्सिस की ये नेगेटिव की तरफ था। x² इक्वल टू 4by कब है? जब इसका मुंह पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस की तरफ है। और x² इक्वल टू -4by कब है? जब इसका मुंह नेगेटिव ऑफ y एक्सिस की तरफ है। बाकी सारी चीज़ें आप कंपेयर करेंगे, अभी आगे हम इसको समझेंगे और इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, क्या फॉर्मूलाज इसमें यूज़ होते हैं, उन सबको समझते हैं हम नीचे। आइए सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि फोकस क्या है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फोकस पहला दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिस इज द फर्स्ट थिंग, फोकस पूछा गया है। तो फोकस देखेंगे तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं फोकस, ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं फोकस है ये। अब फोकस का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है? यहाँ पर a,0 दिया गया, देखो a। तो a,0 क्या है? मतलब ये x एक्सिस पे कहाँ पे ये पॉइंट a डिस्टेंस पे है, कहाँ पे है? डिस्टेंस a पे है। तो अगर ये x एक्सिस है, अगर ये ओरिजिन से a तक आया है, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये यहाँ से लेके O से लेके S तक डिस्टेंस a है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, यहाँ पर a,0। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? a,0, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, बेटर यहाँ पे समझ में आएगा, a,0। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव साइड में आ जाता है इसका a, इसलिए यहाँ पर इसका जो फोकस है वो -a,0 है। यहाँ पे भी डिस्टेंस बिटवीन O एंड S विल बी -a। देखो a इज द कोऑर्डिनेट, वो डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस a ही होगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 0 से लेके जो S का डिस्टेंस है, फोकस का डिस्टेंस है, वो है b, इसलिए उसका फोकस क्या आएगा? 0,b। यहाँ पर नेगेटिव साइड में है इसलिए हम इसको लिखेंगे 0,-b। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया? यहाँ पर हमने पढ़ लिया फोकस क्या होता है। और मुझे ये आशा है कि आपको भी समझ में आ गया कि फोकस किसको कहते हैं। अब आता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स मैंने आपको बताया कहाँ पे होता है, तो अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर है, ये देखो, ये रहा डायरेक्ट्रिक्स हमारा। मतलब ये हमारा, ये जो है दिस इज आवर पैराबोला, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ये जो है हमारा पैराबोला है, ये y एक्सिस है और y एक्सिस के पीछे, एग्जैक्टली पीछे जो लाइन रहती है उसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आता है x + a = 0। जब ये उल्टा हो जाएगा ये पैराबोला सेकेंड वाला, वहाँ पर उसका फॉर्मूला आता है x - a, प्लस a से क्या हो गया? -a। अपवर्ड पैराबोला रहेगा तो उसका जो इक्वेशन आता है होता है y + b। डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा तो उसका इक्वेशन आता है y - b। तो यहाँ पर हम भी ये भी समझ गए कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स।
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमको समझ में आ गया है। आगे चलते हैं और वहाँ पे हम बात करेंगे लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम लिखा गया है वहाँ पर। क्या लिखा गया है? लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। देखो लैटस रेक्टम यहाँ से यहाँ तक जो उसका डिस्टेंस होता है ना वो है a, 2a, सॉरी एक जस्ट अ सेकेंड, इस ऊपर तरफ जो होता है दैट इज डिस्टेंस इज 2a और नीचे की तरफ जो डिस्टेंस है दैट इज 2a। तो 2a + 2a लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या आता है? 4a। यहाँ पे भी 4a, यहाँ पर आएगा 4b, यहाँ पर आएगा 4b। आप पूछेंगे सर यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं है जो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है? क्योंकि हम किसकी बात करें? लेंथ की बात करें। लेंथ नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, लेंथ इज लेंथ, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव मैं कह सकता हूँ। तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 4a 4a 4b 4b इस तरह से आ जाएगा। फिर उसने पूछा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम। तो एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम क्या है बेटा? ये L और L डैश जो है, यहाँ पर L और यहाँ पर L डैश, दीज आर एंड पॉइंट ऑफ द लैटस रेक्टम। जैसा कि मैंने बताया S से लेके L का डिस्टेंस 2a है और फिर S से लेके L डैश का डिस्टेंस 2a है, ठीक है। और y एक्सिस, x एक्सिस पे कितना ट्रेवल कर रहे हैं वो लोग? सिर्फ a। y एक्सिस पे कितना ट्रेवल किया है? 2a, यहाँ पे 2a, यहाँ पे 2a। लेकिन y एक्सिस पे कितना ट्रेवल किया उन्होंने? सिर्फ a ट्रेवल किया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है L, यहाँ पर आ जाएगा x का कोऑर्डिनेट a और y का कोऑर्डिनेट 2a। अगर आप नीचे देखेंगे तो x तो पॉजिटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो वो a ही रहेगा, लेकिन y नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो वो -2a हो जाएगा। तो इस तरह से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम इज a 2a एंड a -2a। इसी तरह से जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये देखो दोनों नेगेटिव साइड में ही है, L और L डैश दोनों भी एंड पॉइंट का जो x एक्सिस है ये वाला पार्ट जो है वो दोनों -a है। लेकिन y वाला जो पार्ट है, y वाला जो कोऑर्डिनेट रहेगा ऊपर रहेगा 2a और नीचे रहेगा -2a, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है a -a 2a -a -2a। सिमिलरली यहाँ पर देखो अपवर्ड वाला जो पैराबोला होता है उसमें अगर आप देखेंगे तो इट इज़ 2b, b और -2b, b, ठीक है। क्योंकि 2b क्या है? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2b, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2b और ये डिस्टेंस जो है वो b है, ठीक है। तो इसलिए 2b, b 2 -2b b और लास्ट वाला जो होता है उसी तरह से 2b -b -2b -b। ये भी आपने समझ लिया कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम निकालते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जिस पार्ट पे ये पैराबोला लाई करता है, जिस पे उसका पैराबोला लाई करेगा, जिसमें जो उसके मुंह के अंदर से गुजरेगा उसको हम एक्सिस कहते हैं। तो ये वाले पहले वाले y² = 4ax का जो एक्सिस होता है वो x एक्सिस है, इसका भी x एक्सिस है, इसका y एक्सिस है और इसका भी y एक्सिस। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है x एक्सिस, y एक्सिस, y एक्सिस। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरह से हम एक्सिस निकाल सकते हैं। अब ये भी पूछेंगे आपसे कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है। अगर मुझे ये जो एक्सिस दिया गया है उसका इक्वेशन क्या आएगा? देखिए हमें ये पता है कि x एक्सिस जब है तो x एक्सिस का इक्वेशन हमेशा क्या आता है? y = 0। सेकेंड वाला भी x एक्सिस है तो इसलिए उसका भी इक्वेशन क्या आएगा? y = 0। y रहता है तो उसका इक्वेशन आता है x = 0। हमें ये भी पता है कि y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो होता है x = 0। तो x एक्सिस का इक्वेशन y के टर्म में y = 0 और y एक्सिस का इक्वेशन जो है x = 0 इस टर्म में होता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो, ठीक है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर लिखा है टैंजेंट एट वर्टेक्स। टैंजेंट एट वर्टेक्स, वर्टेक्स पे कौन टैंजेंट बन रहा है? देखो ये हमारा पैराबोला है, इसका वर्टेक्स यहाँ पे है, उस पर टैंजेंट कौन बन रहा है? y एक्सिस। यहाँ पर हमारा जो ये वाला पैराबोला है इसका वर्टेक्स O पे है, उससे जो टैंजेंट पास हो रहा है दैट इज़ y एक्सिस। तो देखो यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों का y एक्सिस है और जब इस तरह का पैराबोला बनेगा तो उसका टैंजेंट जो रहेगा x एक्सिस रहेगा बाकी दोनों में। ये देखो, ये देखो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो, ठीक है। ये भी बहुत आसान था कि हमें निकालना था कि टैंजेंट कहाँ बन रहा है पैराबोला पे, तो y एक्सिस और x एक्सिस पे बन रहा था। लास्ट वाला जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x1 y1। तो P जो है एक समझ लो कोई पॉइंट है इस पैराबोला पे, यहाँ पर कहीं पे एक पॉइंट है P, तो वो बोल रहा है इसका फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, मतलब फोकस से इसका डिस्टेंस क्या आएगा। अगर ये वाला कोऑर्डिनेट x1 है और y1 ऐसे दो कोऑर्डिनेट है तो इसका डिस्टेंस एक बार आएगा x1 + a और दूसरी बार आएगा a - x1। जब y एक्सिस पे होगा तो y1 + b और b - y1। इस तरह से हम फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला वी कैन टेक आउट फ्रॉम दिस, ठीक है। ये पूरी चीज़ आपको समझ में आ गई रहेंगी, आपको याद भी रखना होगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, क्या इसके फॉर्मूलाज हैं। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे। और पहला जो क्वेश्चन दिया है उसको हम रीड करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पे लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन। अभी ये देखिए पैराबोला कैसे है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे, मतलब वो चारों में से कोई भी एक हो सकता है। एक्सिस उसका वाई एक्सिस, अब यहाँ पे गेम चेंज हो गया, वो बोल रहा है एक्सिस वाई एक्सिस या तो फिर मतलब वो ऐसे होगा या तो फिर ऐसे होगा। अब डिसाइड करना इन दोनों में से कौन सा वाला है। तो यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया कि ये कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, -10 -5। अब ये वाला जो पॉइंट है -10 -5 दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पैराबोला आ रहा है, ये पैराबोला। और आपको पता है कि नीचे वाले इस तरह का पैराबोला रहेगा तो इसका इक्वेशन क्या आएगा। इस तरह के जो डाउनवर्ड पैराबोला होता है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए डाउनवर्ड पैराबोला ये वाला पैराबोला है, ठीक है। ये जो लास्ट वाला पैराबोला है ये वाला पैराबोला है वो, और उसका इक्वेशन होता है x² = -4by, x² = -4by। तो यहाँ पर हम पहले तो लिख देंगे कि यहाँ पर हम पहले लिखेंगे इसका मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा द एक्सिस of the parabola is along y-axis and its vertex is at origin। उसका वर्टेक्स कहाँ पे, ओरिजिन पे। तो हमको पहले से दिया गया था। अब हमने जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसका इक्वेशन या तो इस तरह से है x² = 4by, और या फिर क्या होगा, वो माइनस होगा। अब इस इक्वेशन को मैं क्यों चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर बताया गया है कि ये जो पैराबोला पास हो रहा है वो -10, -5 से पास हो रहा है। मतलब x वाला कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, y वाला भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। इसलिए कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, ये लास्ट वाला, ये डाउनवर्ड वाला पैराबोला है ये, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट से पास होता है, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया अगर ये -10 और -5 x और y के वैल्यू हैं तो वो वैल्यू मैं इधर डाल सकता हूँ इस इक्वेशन में, यहाँ पर। तो अगर मैं वैल्यू डालता हूँ वहाँ पर तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, -10 का स्क्वायर -4b, और y का वैल्यू आ जाएगा -5। 10 का स्क्वायर बिकम्स 100, -5 × -4 इज 20 + 20, और b 20 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ तो 100 से डिवाइड होगा, एंड व्हाट वी विल गेट इज 100 / 20 इज, अगर मैं डिवाइड करूँ तो आ जाएगा 5। तो b का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, 5 आ गया, ठीक है। b का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, 5 आ गया। सो इफ़ आई गॉट वैल्यू फॉर b, या फिर मैं बोल दूँ कि अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ, मुझे b के वैल्यू से, हाँ ठीक है, b का वैल्यू ये है। सो व्हाट इज़ द इक्वेशन जो होता है दैट इज x² = -4by, ठीक है। तो अगर b जो है वो 5 है, तो और मैं यहाँ पे पुट करूँ -4 × 5y, ये जो इक्वेशन बनेगा वो इस तरह से बनेगा, x² = 4 × 5 = 20y, -4 × 5 = 20y, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने इक्वेशन निकाल लिया है। हमारा क्वेश्चन ही वही था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन, एक्सिस along y axis and passing through the point -10 -5। This is how we got the answer, ठीक है। आगे चल के देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे बोला गया फाइंड द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y² = 16x whose ordinate is 2 times the abscissa। अब ये ऑर्डिनेट और एब्सिसा के बारे में मैं आपको समझा। तो यहाँ पर हमको ऑलरेडी दिया गया है कि जो इक्वेशन है वो इस तरह का है, y² = 6x, ठीक है। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म, ये जो है वो कुछ 6 नहीं 16x है, हाँ ये 16x, वो ये वाले फॉर्म का एक पैराबोला है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस पर एक पॉइंट है, इस पैराबोला पे एक पॉइंट है, यहाँ पर कहीं एक पॉइंट है। वो बोल रहा है कि इसका जो देखो ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या, ये समझ लो। ये जो y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट होता है इसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, और x कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। तो कह रहा है जो ऑर्डिनेट यानी जो y है वो x का 2 टाइम्स है, वो x का 2 टाइम्स है। ऑर्डिनेट इज ट्वाइस द एब्सिसा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। पहली बात तो हमको जो इक्वेशन दिया गया है यहाँ से सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ, y² = 16x। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ y² = 4ax से, तो 4a का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16। तो a का वैल्यू आ जाएगा 16 / 4, यानी a का वैल्यू आ जाएगा 4। a का वैल्यू मुझे 4 मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, a मुझे पता है। अब मुझे ये बोला गया है
कि ऑर्डिनेट इज 2 times द एब्सिसा, ठीक है, ऑर्डिनेट जो है वो 2 times द एब्सिसा। यहाँ पर आ जाओ आप, इस वाले इक्वेशन में ये वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो y की जगह पे क्या आ जाएगा 2x, तो y स्क्वायर था इसलिए 2x का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 4ax। तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, दिस इज 4ax। 4 से 4 कैंसिल, x से स्क्वायर कैंसिल, x का वैल्यू क्या आ गया मुझे, a को इक्वल आ गया। और a क्या था, a इज़ 4, तो मुझे x का वैल्यू क्या आ गया 4, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ गया मुझे 4, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, मुझे जगह चाहिए, ठीक है। x का वैल्यू 4 आ गया। तो एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि x का वैल्यू +-4 भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब x 4 रहेगा, जब हम लोग मान लेते हैं कि x 4 है तो y क्या आएगा, यहाँ पर रिलेशन दिया है हम लोगों को, ये देखो, जब x 4 है तो y है 2 times x, यानी 2 times of 4। तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8। तो फोकल डिस्टेंस बोलता है क्या, मुझे फिलहाल तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है y की, मुझे खाली पूछा है कि फोकल डिस्टेंस क्या है इसका। तो हमें ये पता है कि फोकल डिस्टेंस जो होता है, फोकल डिस्टेंस जो होता है दैट इज़ x प्लस a। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज़ x प्लस a। तो x हमें पता है, x क्या आया हमको 4 आया, और a भी मेरे पास क्या था 4 था, 4 + 4 क्या आ गया 8। तो समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर जो फोकल डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक केस हो सकता है कि मान लो कि x 0 है, 2 चांसेस है यहाँ पर x आने के। तो अगर मैंने समझ लिया कि x जब x a है तो इस तरह का आंसर आ गया, लेकिन जब x 0 रहेगा तो 0 + a यानी 0 + 4, तो उस टाइम पे हमारा आंसर 4 भी आ सकता है। 2 फोकल डिस्टेंस हो सकते हैं, या तो 4 है या तो 8 है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। सो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ओज फोकल डिस्टेंस इज 17। इस डायग्राम से मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको, फिलहाल आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में डायग्राम का जरूरत नहीं है। मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक लाइन हो गया, एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया। इस पर मान लीजिए कि एक पैराबोला है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये पैराबोला दिया गया, वो कह रहा है कि इस पैराबोला पे जो है ना एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये उसका फोकस है, ठीक है, ये उसका फोकस है, ये फोकस है और ये पॉइंट है। ये पॉइंट मान लो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है, और ये पॉइंट जो है वो SA, 0 होता है, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं फोकल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये फोकल डिस्टेंस ऑलरेडी हमको दिया गया है कि वो 17 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें जो इक्वेशन दिया गया है वो दिया गया है y² इज इक्वल टू 4x। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो कि y² इज इक्वल टू 4x है, तो 4a का वैल्यू क्या आएगा, ऊपर से कंपेयर करेंगे तो 4 आएगा, तो मतलब a का वैल्यू क्या आएगा 1 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि लेट Px1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, हमें यही पॉइंट तो निकालना है कि x1 y1 क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द पैराबोला। मान लो कि x1 y1 वो पॉइंट है जो पैराबोला पे है, जिनको हमें ढूंढ निकालना है, ठीक है, जिसका फोकल डिस्टेंस हमको 17 दिया गया है। तो हमें ये पता है कि फोकल डिस्टेंस क्या होता है, x प्लस a इज इक्वल टू जो भी फोकल डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो फोकल डिस्टेंस हमको दिया गया है दैट इज गिवन टू बी 17, और वो पॉइंट में भी क्या है, x नहीं है, x1 है। देखो यहाँ पर पॉइंट में x का वैल्यू क्या है, x1 है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये x1 प्लस a हो जाएगा। मुझे a का वैल्यू यहाँ पर मिला हुआ है, ये देखिए नीचे यहाँ पर मुझे x1 का वैल्यू मिला हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x1 की जगह पे तो x1 रहेगा, लेकिन a का वैल्यू क्या मिला है मुझे 1 मिला हुआ है, इज इक्वल टू 17। तो x का वैल्यू जो आ जाएगा, x1 का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी 1 उस तरफ जाएगा, और 17 माइनस 16 क्या आ जाएगा हमें, जस्ट सेकेंड यहाँ कुछ आवाज़ आ रहा है, ठीक है। 17 माइनस 1 क्या आ जाएगा, दैट बिकम 16। तो x1 का वैल्यू क्या आ गया मुझे 16 आ गया, x1 का वैल्यू आ गया 16। अब वो क्या बोल रहा है कि मान लो कि P1 x1 हमें ये पता है कि जो पॉइंट है इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, y² इज इक्वल टू 4x पॉइंट पे लाई कर रहा है, इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है। तो ये जो x1 और y1 जो पॉइंट है उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y के जगह पे y1² इज इक्वल टू 4x1², x1 नॉट x1², सिर्फ x1, ऐसा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि x1 का वैल्यू क्या है, तो मुझे ये पता है, मैंने निकाला हुआ है बगल में, यहाँ पर निकाला हुआ है कि x1 का वैल्यू क्या है 16 है।
तो यहाँ पर मैं 4 इंटू x1 का वैल्यू 16 डाल दूंगा, तो y1 स्क्वायर क्या बन रहा है 64 बन रहा है, 16 4 64। फिर मुझे y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ दोनों साइड में प्लस और माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस और माइनस, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। x वाला पॉइंट तो फिक्स है, x1 इज 16। हमें यहाँ पर जो x1 है वो 16 पहले केस में भी है जब 8 प्लस होगा, और दूसरे केस में 16 और कॉमा -8। तो ये वाला जो पहला x वाला कोऑर्डिनेट है वो सेम है, चेंज कहाँ पे हो रहा है वो y में। तो यहाँ पर 2 फोकस हो सकते हैं। इस डायग्राम में मैं आपको समझाता हूँ क्या पूछा था उसने। तो यहाँ पर हमें मान लो ये पॉइंट पे यहाँ पर P है, तो ये पॉइंट आ सकता है 16 और 8। मान लो ये पॉइंट का जो डिस्टेंस यहाँ से भी 17 आ रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर P1 है सपोज, जिसका वैल्यू आ जाएगा 16 और -8। इस तरह से ये 2 पॉइंट हो सकते हैं, 2 पॉइंट के चांसेस हैं जो हमको मिल सकते हैं, जिसका फोकल डिस्टेंस जो रहेगा वो 17 रहेगा, और इसके पैराबोला का इक्वेशन जो है वो y² = 4x रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। आगे चलते एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और उसके बाद ये जो पार्ट है कोनिक सेक्शन का पैराबोला वाला, उसको हम लोग एंड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये पैराबोला है, इसके वर्टेक्स एंड एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम। इसको ना समझने के लिए मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये देखो, पहले तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है मेरा, जो अभी इसके हिसाब से x² = 12y है, मतलब ये अपवर्ड वाला पैराबोला है। इसको देख के, इसके इक्वेशन को देख के लग रहा है कि वो ऐसे वाला कुछ पैराबोला है, ठीक है, ऐसा पैराबोला, बट ये नीचे टच होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी मेक दिस टच लाइक दिस। ओके, थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, आप उस पर इग्नोर मान लीजिए, इसको टच है ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है। तो ये जो पैराबोला है इसके बीच में अभी एक ट्राइंगल है, वो कह रहा है यहाँ से एक लाइन आ रहा है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक लाइन जा रहा है, उसका जो हम बोलते हैं लैटिस रेक्टम, ये लैटिस रेक्टम है। तो बोल रहा है एंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टेक्स। वर्टेक्स से 2 लाइन्स आएंगे, यहाँ से एक आएगा और यहाँ से एक आएगा, एंड इट विल टच द दिस ऑल्सो, लैटिस रेक्टम को टच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो L और L', सॉरी इसको हटाना पड़ेगा, L और L' इसके लैटिस रेक्टम का लेंथ है। यहाँ पर हम ले लेते हैं इसका ओरिजिन O, और ये इसका फोकस है S, ठीक है। अब O हमें पता है कि क्या होता है, 0,0 होता है, S क्या होता है, A,0 होता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है अब इसके बीच जो ट्राइंगल बना है, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, लैटिस रेक्टम, ये लैटिस रेक्टम और ये ओरिजिन से आने वाले 2 लाइंस के बीच में जो एक ट्राइंगल बना है, इसका हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो हमें इक्वेशन दिया गया है वो दिया गया है कि x² = 12y जो है वो इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं इससे, x² = 4by, इसमें b आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 4b जो है दैट इज इक्वल टू 12, यानी b का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आई गॉट b हियर। तो अभी हमें ये मालूम पड़ गया कि जो मैंने पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि, सॉरी यहाँ पर मैंने जो फोकस लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, 1 सेकंड का साइज़ छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा, हाँ। यहाँ पर आप जो दिख रहे हैं ये मैंने गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये ऊपर है, y एक्सिस पे है ना ये, तो 0,b आएगा ये s यानी फोकस। तो हमें ये पता है कि इसका जो द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, यानी s इज 0,b, क्या है वो 0,b है, ठीक है। अब b का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, देखो 3, तो ये जो फोकस रहेगा s वो हो जाएगा 0,3, इस तरह से हमें s आ जाएगा, ठीक है। अब लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे s तो मिल गया, बट मुझे क्या चाहिए, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ लैटिस, सॉरी लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ठीक है, जो कि क्या है L' है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर L, यहाँ पर L', ऐसे L' जो है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आएगा। बाय द फॉर्मूला वी नो दैट लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ऐसे वाला जो पैराबोला होता है दैट इज़ 4b होता है वो। तो 4 इंटू b का वैल्यू मुझे मिला है 3, 4 3 12 आ गया।
आई गॉट लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑल्सो। सो लेंथ, अगर ये ट्राइंगल है एल एल डैश ओ, अगर ये ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल का बेस क्या है, एल एल डैश, जो कि मुझे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 12 यहाँ पे मिल चुका है। हाइट क्या है, हाइट इज दिस, ये क्या है बेटा, ये बी है, जो डिस्टेंस y पे कवर हुआ है वो b है, तो b मुझे क्या मिला हुआ है यहाँ पे 3 है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन बी टेकन आउट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मुझे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम मिल गया, लेंथ ऑफ एल एल डैश इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू 12, लेंथ ऑफ ओ एस इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो मुझे मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। मिलना अब आसान होगा क्योंकि मुझे लेंथ और ब्रेड्थ मुझे मालूम पड़ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेस इंटू हाइट में कह सकता हूँ, ये हाइट है, एल ओ एस जो है वो हाइट है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एल एल डैश। ये देखिए ये ट्राइंगल है ओ एल एल डैश, ये ट्राइंगल है ओ एल एल डैश का जो एरिया है दैट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेटा बेस क्या है, हाफ इंटू बेस क्या है वो 12, और हाइट क्या है 3। आपने इसको कैंसिल किया, ये आ गया 6, 6 3 ज़ा 18, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया आया वो है 18 स्क्वायर यूनिट्स। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने सॉल्व कर दिए ताकि आपको पता चले किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पैराबोला के ऊपर। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, डिटेल ही समझ लीजिए क्योंकि मैंने बेसिक्स तो आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है। आई डोंट थिंक कि आपको अब पैराबोला में कोई डाउट रहेगा। कोनिक सेक्शन के जो अलग अलग सेक्शंस बनते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो भी आपको दिखा दिया है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसके बाद के लेक्चर में मैं जो बनाऊँगा, जो जिस कोनिक सेक्शन को डिस्क्राइब करूँगा वो रहेगा सर्कल। स्टे ट्यून्ड अगले वीडियो के लिए, कल ये वीडियो आ जाएगा। थैंक यू सो मच।